हेलो, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। एक ही टॉपिक के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ये टॉपिक पढ़ने के बाद। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम 4 से 5 क्वेश्चंस लगाएंगे और ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा ये आपके बोर्ड्स में जनरली नहीं पूछा जाता है, बट हाँ अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है और इनके साथ साथ इस टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर जो हमने किया था कंप्लीट उसको देख लिया होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बोर्ड्स में ही पूछा जाता है। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको देता है कि आप रे डायग्राम बनाइए शोइंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता क्या है ज़रा ये समझ लेते हैं हम। जैसे ये देखो, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो नहीं है, बट हाँ ये एक प्रिज्म है। ठीक है, ये एक प्रिज्म है मेरे पास, इसी मटेरियल का बना होता है, ये ग्लास का बना होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिख रहा है आपको, थोड़ा नज़दीक से देख लो। ये होता है एक ग्लास स्लैब। जैसे इसका शेप ट्रायंगुलर है और इसका बेस देखो ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कम्प्लीटली एक रेक्टेंगल होता है, उस शेप में बना होता है। तो उस ग्लास स्लैब्स के थ्रू हम देखने वाले रिफ्रैक्शन, ठीक है, और इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। नोट्स बनाना मेरे साथ साथ, और अपना नोट्स खुद से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 1 मिनट देख लो कैमरा। चलो ठीक है। सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन एंड ऑल होता है। तो उसके लिए हमें बनाना होगा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है। देखो, इसे मान लेंगे हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, नाम दे देंगे A, B, C एंड D। ओके, अब इस ग्लास स्लैब के बाहर हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट किस तरह रखना है वो समझ लो ज़रा। ऑब्जेक्ट किस तरह रखना है, ये एक नॉर्मल इंसिडेंस का लाइन है मानेंगे, क्योंकि हमें इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट का। तो 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा, तो इसीलिए हम ये लाइन बना रहे हैं। इसी लाइन के ऊपर एक नॉर्मल इंसिडेंस होगा। आपको पता है जब भी हम नॉर्मल इंसिडेंस बनाते हैं तो उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर हम नॉर्मल एक रे सीधा इसकी तरफ डालें 90 डिग्री पे, तो उस केस में बेंडिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इस केस में 0 होता है। ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लेक्चर आप जाकर देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ अच्छे से। चलो, तो हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, ये है हमारा ऑब्जेक्ट O। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, हम ऑब्जर्वर को अलग अलग जगह पे रखेंगे। पहले ऑब्जर्वर को हम ग्लास के अंदर डालकर देखेंगे, फिर ऑब्जर्वर को हम ग्लास के बाहर रखेंगे दूसरे साइड। पहले ऑब्जर्वर, अपने आप को तुम ऑब्जर्वर मान लो या फिर समझ लो कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। सबसे पहले मैं पूरे सिचुएशन को ग्लास के अंदर से बैठ कर देखूंगा, उसके बाद बाहर से देखूंगा। तो इस तरह समझना है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से हम एक लाइट ऑब्लिकली लेते हैं, एक लाइट ऑब्लिकली लेंगे ऑब्जेक्ट से ग्लास स्लैब की तरफ। ये ऑब्लिकली एक लाइट आया, इसे कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिकली जब जो बेंडिंग में होता है ना लाइट, उसे कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्जेक्ट का लाइट, एक लाइट तो यहाँ से आएगा नॉर्मल इंसिडेंस का। ठीक है, ये तो समझ ही रहे हो सब। अब हम इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए उस सरफेस पे, जिस सरफेस पे ये लाइट टकरा रहा है, उस सरफेस पे हमें बनाना होगा नॉर्मल। रिफ्रैक्शन बनाने के लिए उस सरफेस पे, 2 सरफेस के बीच रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए आपको उस सरफेस पे नॉर्मल बनाना ज़रूरी है। नॉर्मल नहीं बनाओगे तो वो रिफ्रैक्शन आप दिखा नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं इस पॉइंट पे। ये रहा मेरा नॉर्मल, इस नॉर्मल को नाम दे देंगे नॉर्मल N। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बाहर है मीडियम एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है 1 होता है, बाहर है मीडियम एयर, और ये है मीडियम ग्लास, ये मीडियम है ग्लास।
और वी नो दैट एयर के कंपैरिजन में ये ग्लास हमारा एक डेंसर मीडियम होता है, तो क्योंकि लाइट रेज रेयरर से डेंसर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे लाइट रे बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज लाइट रे एयर से ग्लास आ रहा है, रेयरर से डेंसर आ रहा है, तो ये शिफ्ट कर जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा ग्लास की तरफ, ठीक है, सॉरी नॉर्मल की तरफ। अगर ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट नहीं करता तो सबको पता है ना क्या होता। अगर ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट नहीं करता, या मान लो इस तरह से कि यहाँ पे दोनों मीडियम बराबर होता, अगर मीडियम बराबर होता तो लाइट सीधा चला आता, लाइट यहाँ से सीधा आता इस तरह से स्ट्रेट, ठीक है, अपने पाथ से ये डेविएट हो गया है, आपको दिख रहा है, ये उसका एक्चुअल पाथ है। अगर मीडियम सेम होता तो डेविएशन आपको दिख रहा है कितना डेविएट हुआ है लाइट रेस। ये अगर लाइट रेस सीधा आता तो इस तरह से आता, लेकिन ये डेविएट हो गया, थोड़ा शिफ्ट हो गया अपने पाथ से, तो ये बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज एयर से ग्लास जा रहा है, ये फ्रॉम रेयरर टू डेंसर जा रहा है। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। अब हम इन सारी चीज़ों को हम सोच रहे हैं कि हम इन पूरा फेनोमेना को हम यहाँ पे बैठ कर देख रहे हैं, ग्लास के अंदर बैठ कर देख रहे हैं। जब हम ग्लास के अंदर बैठ कर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रे है, ये रे कहीं पीछे से आ रहा होगा, कहीं उधर से आ रहा होगा, ये रे है ना। देखो अगर हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो रे हमें दिखाई पड़ेगा कि ये कहीं पीछे से आ रहा है, ये रहा। इसे और पीछे ले जाते हैं, इंटरसेक्ट कराना होगा वहाँ पे, ये देखो, तो हमें ऐसा फील होगा कि रे यहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से, इसी लाइन के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि एक रे ये है मेरा नॉर्मल इंसिडेंस और एक रे ये है मेरा। तो इस लाइट को, इस रे को जब बैकवर्ड प्रोड्यूस कराया गया तो यहाँ पे मिला, मतलब हमें ऐसा दिखेगा दैट इमेज यहाँ पे बन रहा है आई। समझ रहे हो, कोशिश करो समझो इसको, ठीक है। इतना डिटेल में आपको बोर्ड्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप हर चीज़ की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो चाहे आपके स्कूल एग्जामिनेशन हो, चाहे NTSC हो, चाहे ओलंपियाड हो, जो भी हो, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। देखो फिर से देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट यहाँ से जब हम ऑब्जेक्ट को ग्लास के अंदर बैठ कर देखेंगे तो रे यहाँ से आएगा, रेयरर मीडियम से यहाँ पे हिट करेगा, और क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रहा है तो लाइट अपने पाथ से शिफ्ट हो जाएगा, ये इतना शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये डेविएट कर जाएगा, बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। अब जब हम अंदर से यहाँ पे बैठ कर देखेंगे, ग्लास के अंदर बैठ कर देखेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे आ रहा है कहीं पीछे से, क्योंकि रे जब तक हमारी आंखों में नहीं आएगा हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं क्योंकि वहाँ से रेज निकल कर हमारी आंखों में आता है, तभी हम देख पाते हैं। तो ये रे जहाँ से आ रहा है, हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे इस रे को और देखेंगे कि यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट अंदर से ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। हमें ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब ये जो शिफ्टिंग हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इसे हम कहते हैं शिफ्ट। मतलब अगर अंदर से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट हमें इतना शिफ्ट दिखेगा, ऊपर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने देखा होगा इससे पहले का लेक्चर मेरा, तो आपको पता होगा इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर, तो हमने किया था वहाँ पे कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, बर्ड को मछली कितने ऊपर दिखेगा, कितना नीचे दिखेगा, ये सारा क्वेश्चन हमने किया था। जस्ट यहाँ पे सेम वही हो रहा है। ये देखो, ये बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया से, एयर और ग्लास को ये बाउंड्री सेपरेट कर रहा है। तो तुम अंदर बैठ कर देखोगे तो ये तुम्हें ऊपर दिखेगा। इसे कहते हैं एपरेंट हाइट, या फिर इसे शिफ्ट कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा आई पे, यहाँ पे। अब फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से। पहले हम ग्लास के अंदर बैठकर देख रहे थे, अब हम बाहर से देखेंगे। जब हम बाहर से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, उसके लिए हमें इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन शो करना पड़ेगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए हमें यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। पहले इस पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाएंगे। जब हम इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे तो अब देखो यहाँ पे ये है ग्लास के अंदर रे। जब रे डेंसर से रेयर आएगा, ग्लास नीचे वापस से एयर, ये वापस से एयर है। जब रे ग्लास से एयर मतलब डेंसर से रेयर आएगा तो मूव शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एन है तो इसे मान लो एन डैश, ये भी नॉर्मल है, एन डैश ले लेते हैं। अब ग्लास से एयर की तरफ रे आ रहा है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। देखो नॉर्मल से ये दूर चला जाएगा। ये रहा मेरा फाइनल रे। अब जब इस रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इस रे को, नीचे वाले रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, हम इस रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब
देखिएगा, इस रे को जब बैकवर्ड प्रोड्यूस कराया गया तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये आई यहाँ मान लेते हैं आई डैश, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मतलब अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट दिख रहा है। जब ऑब्जर्वर अंदर था तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई पे दिखा, लेकिन जब ऑब्जर्वर यहाँ पे बाहर से देख रहा है तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे देखो शिफ्टिंग हो रहा है, तो फाइनल शिफ्ट अगर नीचे से देख रहे हो, ग्लास के नीचे से देख रहे हो, ग्लास के बाहर से देख रहे हो, तो फाइनल शिफ्ट तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ ओ से लेकर आई डैश तक, इसे कहते हैं हम शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस। जब तुम 12th क्लास में जाओगे तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि कितना शिफ्ट हुआ। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन एंड ऑल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना शिफ्ट हुआ है ये आप निकाल सकते हो, डेरिवेशन करके हम डिराइव करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एस क्या है हमारा, एस है हमारा शिफ्ट, एस है हमारा शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुआ, ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ, और कहाँ से देखने पे, बाहर से देखने पे ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ है, उसे हम कहते हैं शिफ्ट। क्लियर है, इतना कॉपी करो। चलो हो गया, कंप्लीट कर लिए। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब बात समझ आ रही है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब हम पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के अंदर जाकर देखने पे थोड़ा ऊपर नजर आ रहा था हमें, और ऑब्जेक्ट को हम ग्लास स्लैब के बाहर से देख रहे हैं। ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पर है, ऑब्जर्वर हम फाइनल केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जर्वर फाइनली ऑब्जर्वर को बाहर लेकर आ रहे हैं हम। तो ऑब्जर्वर जब बाहर से देखेगा, जाहिर सी बात है तुम ग्लास के अंदर जाकर तो नहीं देख सकते ना, तो सारी चीज़ों को बाहर से ही देखना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहे हैं कि अंदर से अगर देखा जा सकता है तो अंदर से देखने पे ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे नजर आएगा, बट हम अंदर जाकर तो देख नहीं पाएंगे, तो हम दूसरे साइड से ही देखेंगे। तब दूसरे साइड से जब देखा जाएगा ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं यहाँ पे। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ऑब्जेक्ट का, इसे हम कहते हैं शिफ्ट, शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब कहते हैं इसे। इसका फॉर्मूला क्या बता दे, क्या बता ही देते हैं, ऐसे 12th क्लास में इसे डिटेल में तुम पढ़ोगे। देखो अगर इस ग्लास का थिकनेस, अब थिकनेस कहाँ से कहाँ मेजर करना है, रे ऑफ लाइट जिस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है वो थिकनेस आपको मेजर करना है। देखो अलोंग दिस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है रे ऑफ लाइट, इस थिकनेस को मेजर मत करना, इस थिकनेस को मेजर करना। अगर हम इस थिकनेस को डी ले लेते हैं, अगर इस थिकनेस को डी ले लेते हैं तो हम शिफ्ट निकाल सकते हैं। शिफ्ट एस विल बी इक्वल टू डी इंटू 1 माइनस 1 बाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। इफ u इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, अगर मान लो कि u रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास है तो तुम शिफ्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर इन केस कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए तो उसके लिए याद करके रखो, नोट करके रखो, याद कर लो, एक्स्ट्रा चीज याद कर लोगे, कोई नुकसान तो है नहीं उसमें, फायदा ही फायदा है। तो शिफ्ट निकालने का तरीका ये है, अगर इसका थिकनेस, ग्लास का थिकनेस हम d ले लें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u ले लें तो हम शिफ्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से s इक्वल्स टू d होल इनटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। इज इट क्लियर? तो ये यहां तक बात आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये सब क्या क्या होगा। मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में या रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में भी आपको समझाया था। एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। वहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कराया गया था, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल हो उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये रहा इंसिडेंट रे, बहुत सारा लाइन यहाँ पे बन चुका है इसीलिए कंफ्यूज मत होना, सारे लाइंस का अपना एक इंपॉर्टेंस है जो भी यहाँ पे बनाया गया है। तो ये आपको बस टर्म समझना है कि किसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, यहां लिख लें टर्म्स, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है सब कुछ, टर्म्स याद रखना है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, गलती से इस ग्लास स्लैब के साथ जो एंगल बना रहा है
इंसिडेंट रे उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मत कहना, ये नहीं कहलाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ज्योमेट्री देखो, यहाँ पे इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, ये लाइन को देखो, ये नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, फिर ये नॉर्मल, इस तरह से बना है कुछ। देखो ये नॉर्मल है ऊपर स्लैब का, ऊपर वाले स्लैब का नॉर्मल, फिर यहाँ से आया है रिफ्रैक्टेड रे इस तरह से, ये रिफ्रैक्टेड रे, और फिर यहाँ पे एक और नॉर्मल बना है। दिख रहा है ये पार्ट आपको? ये पार्ट देखो, अगर इस पॉइंट को हम क्या ले लें, इस पॉइंट को अगर हम x ले लें और इस पॉइंट को हम y ले लें, तो अब देखो ध्यान से, x और y, ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y। इमेजिन कर पा रहे हो? ये x y इस तरह से देखो, इस ग्राफ को, इस फिगर को, यहाँ से गया ये रिफ्रैक्टेड रे और यहाँ से नॉर्मल। ये एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये एंगल है r। जब ये एंगल r है तो ये एंगल कितना होगा, सबको पता होगा, ये भी है r। फ्रॉम ज्योमेट्री देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये चीज़ मैंने कराया था क्वेश्चन में, इससे पहले वाले लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में, एंगल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये r, तो ये वैल्यू भी r होगा। किसके किसके बीच का वैल्यू है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, तो ये भी r के बराबर आ गया। ध्यान से सुनो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो टर्म्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन इसी टॉपिक से होगा आपका। जब आप एनटीएससी का पेपर उठाकर देखोगे ना, तो क्वेश्चन इतना सिंपल होता है। यहाँ पे फंसते कहाँ पे है बच्चे? जो बच्चों को पता नहीं होता है कि ये टर्म है क्या क्या टर्म यूज़ किया गया, जिनको पता नहीं रहता वो फंस जाते हैं। इसीलिए मैं एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में यहाँ समझा रहा हूँ, टाइम लेकर के। ऐसे ये टॉपिक बहुत छोटा है, 15 मिनट का टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, तो टाइम लगेगा इसमें। अब देखो, ये फाइनली जो रे निकल रहा है, इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, इसे कहते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है, ये है इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया था कि जब दो सरफेसेस इस तरह पैरेलल हो, जब दो सरफेसेस जो मीडियम को सेपरेट करता है, अगर इस तरह पैरेलल हो और उस पैरेलल सरफेस में इंसिडेंट रे भी हो और इमर्जेंट रे भी हो, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्या ये दोनों बराबर होता है? मैंने आपको बताया था या नहीं? बोलो। जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा, मैंने प्रूफ भी दिया था, स्नेल्स लॉ से हमने प्रूफ भी किया था। तो E इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। दैट मीन्स यहां से क्या हम ये कह सकते हैं दैट I इज इक्वल टू, अब जिन्होंने नहीं देखा इसका प्रूफ फटाफट देख लो। देखो स्नेल्स लॉ किस तरह से लगाते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इसका साइन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू, अंदर जाएंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी वाटर नहीं ग्लास, सो सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अंदर कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है एंगल, ठीक है। इस सरफेस पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है? ऊपर वाले मीडियम में आई बन रहा था, नीचे वाले मीडियम में यह एंगल बन रहा है, तो साइन आर, ठीक है। फटाफट देख लो जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर। अब दूसरा आएंगे सेकंड सरफेस पे, आएंगे इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ है इस ग्लास स्लैब में? एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ। एक और क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, ये टीएमएच में क्वेश्चन है कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो याद रखना है 2 रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे। अब हम इस सर्फेस पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, इस सर्फेस पे रे यहाँ से यहाँ जा रहा है, रे यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू कौन सा एंगल है यहाँ? साइन आर है, तो यहाँ लिखेंगे साइन R इज इक्वल टू, अब इस मीडियम में जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, नीचे का मीडियम एयर है, इनटू साइन ऑफ क्या? साइन ऑफ एंगल E है ना यहाँ पे नीचे में, एंगल E, सेकंड इक्वेशन। अब देखो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, ये दोनों तो बराबर है, सिंपली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? म्यू A इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू A इंटू साइन E, म्यू ए कैंसिल हो जाएगा, साइन I बराबर साइन E का वैल्यू देखो I इज इक्वल टू E, साइन I और साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, I इज इक्वल टू, मतलब फाइनली ये आया।
I इज इक्वल टू ई। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, I इज इक्वल टू ई, ये दोनों बराबर होगा हमेशा, हमेशा ये दोनों बराबर होगा। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में या फिर कोई भी एक ऐसा मीडियम आपको दे दे जहां पे ये दोनों बाउंड्री पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, अगर इस तरह का बाउंड्री पैरेलल होगा तो हमेशा ये दोनों इक्वल होगा, एंगल I और एंगल E हमेशा इक्वल होगा। और सुनो, इसमें और भी जो फैक्ट्स कलेक्ट करते जा रहे हैं उनको एक साथ लिखते चले जाओ। आगे सुनो क्या होगा। ये जो रे दिख रहा है आपको, ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से कितना शिफ्ट हुआ है ये इमर्जेंट रे, ये इसे कहते हैं हम लैटरल शिफ्ट। ये जो शिफ्टिंग है इसे हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट, रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल क्या है? एल है लैटरल शिफ्ट, यहां पे लिख रहे हैं एल इज लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्टिंग या लैटरल शिफ्ट, ठीक है। ये हमेशा पैरेलल होगा। जब इन दोनों में ग्लास स्लैब में निकालोगे या फिर जब ये बाउंड्री और ये बाउंड्री पैरेलल होगा तो हमेशा जो इंसिडेंट रे आएगा वो रिफ्रैक्ट फाइनली इमर्जेंट रे से पैरेलल होगा। फिर से सुनो, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे था। इंसिडेंट रे अगर बेंड नहीं करता, बेंड करके नहीं आता, सीधा आता तो ये रहता इंसिडेंट रे। इसका एक्चुअल डायरेक्शन तो ये है विदाउट बेंडिंग। तो ये जो इंसिडेंट रे है कितना शिफ्ट हुआ है, तो देखो शिफ्ट हुआ है इतना, ये इमर्जेंट रे फाइनली, तो इसे कहते हैं हम लैटरल शिफ्टिंग, इसे कहते हैं हम लैटरल शिफ्टिंग। इसे हम शिफ्ट कहते हैं और इसे कहते हैं हम लैटरल शिफ्टिंग। कई जगह इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई जगह एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं बुक लिखूंगा तो मैं किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर दूंगा लैटरल शिफ्टिंग, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आप समझ रहे हो कि नहीं, बस इतना है। तो ये है लैटरल शिफ्टिंग। हमेशा ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एंगल I और एंगल E हमेशा इक्वल होता है। तो दो फैक्ट्स हम यहाँ पे देख चुके हैं। आगे सुनो, आगे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों एंगल, अंदर का दो एंगल दिख रहा है आपको, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होगा। अगर क्वेश्चन में दे दे ये एंगल 15 डिग्री, तो ये कितना बना? आंख बंद करके 15 डिग्री, 4-5 ऑप्शन रहेगा, 15 डिग्री। आगे सुनो, ये जो एंगल I और एंगल R बन रहा है यहाँ पे, इन दोनों में बड़ा एंगल कौन है, छोटा एंगल कौन है, कैसे समझोगे? एंगल I बड़ा है या एंगल R बड़ा है? तो उसके लिए भी देखो, ये हो गया आपका स्टार मार्क लगा देना जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये आया, ठीक है। अब ये आया तो देखो, ये जो वैल्यू है, ये एंगल I, ये पूरा का पूरा, अगर ये शिफ्ट नहीं होता, बेंड नहीं होता, तो ये पूरा का पूरा एंगल I होता, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, पूरा का पूरा एंगल I होता। लेकिन अब ये रेयर से डेंसर आ रहा है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। अब अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा तो एंगल तो घट रहा है ना, एंगल घटा है। देखो एंगल R और ये पूरा का पूरा है एंगल I के बराबर, ये एंगल I तो ये भी पूरा एंगल I। पढ़े हो ना ये चीज़ या नहीं पढ़े हो? ये है इस तरह से और ये है इस तरह से, ये एंगल और ये एंगल कहलाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दोनों एंगल बराबर होता है। अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा। हो क्या रहा है यहाँ पे? ये एंगल देखो, ये एंगल I है इसके बराबर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये रह गया, ये नॉर्मल, ठीक है, ये और ये ये सब मैथमेटिक्स से ज्योमेट्री है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनको समझ नहीं आया वो एक बार अपना लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर कंप्लीट कर लेना ज्योमेट्री से, मैथमेटिक्स से, उसके बाद आना यहाँ पे। आगे देखिए, ये जो ये जो एंगल है, एंगल R, ये एंगल R इससे बड़ा है या छोटा है? दिख रहा है आपको? छोटा है, मतलब ये एंगल I, यहाँ पे क्या हम ये लिख सकते हैं, एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, हाँ या ना? ठीक है। एक चीज तो ये हो गया कि एंगल I और एंगल E बराबर। दूसरा चीज ये हो गया एंगल I और एंगल R में एंगल I बड़ा होगा। क्लियर है? अब R और E में देखो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आराम से कर सकते हो ना। एंगल I किसके बराबर? E के बराबर। तो एंगल E एंगल R से बड़ा होगा कि छोटा होगा? देखो जब एंगल I एंगल R से बड़ा है तो एंगल E भी तो एंगल I से बड़ा होगा, एंगल R से बड़ा होगा। एंगल E इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल R, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है भाई, है ना, ये इसके बराबर है। अगर एंगल I एंगल R से बड़ा है तो एंगल E भी तो एंगल R से बड़ा होगा। समझ आ रहा है? तो ये सब कंप्लीट टॉपिक है। कॉपी करो और क्वेश्चंस देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपी करो जल्दी। कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ कवर कर दिया गया, सब कुछ बता दिया गया आपको। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंगल I और एंगल E बराबर होता है नहीं होता है, एंगल I और एंगल R में कौन सा बड़ा होता है, अंदर वाला देखो एंगल चेंज करके अगर इसे θ1 दे दे, इसे θ2 दे दे तो भी तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग टाइप्स के।
तो क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन करना तो क्वेश्चन करने का एक देखो एक तरीका रखो, तो क्वेश्चन जब भी करो तो क्वेश्चन को पॉज कर लो, उसके बाद करो, ठीक है। नहीं बने तो आप रिज्यूम करके देख सकते हो, बट उससे पहले क्वेश्चन को खुद से एक ट्राई ज़रूर दिया करो। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 2 क्वेश्चंस आपके सामने, आपको इन दोनों क्वेश्चन से बताना है विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। 4 ऑप्शंस यहाँ पे, 4 ऑप्शंस यहाँ पे, फटाफट टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जिनसे बन जा रहा है क्वेश्चन, फटाफट आगे जा करके लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा टॉपिक, आपको समझ आ जाएगा। चलो आगे करते हैं, ठीक है, शुरू करें, चेक कर लेना, ठीक है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बिल्कुल सही बनाया गया, लेकिन ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस तो नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में होता है, तो ये क्या, ये तो गलत हो गया ना, ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इमरजेंट तो बिल्कुल सही है नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच, बट ये एंगल गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ऐसा नहीं होता, एंगल ऑफ इमरजेंस भी ये नहीं होता, गलत है। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल सही बनाया गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और इमरजेंट भी बिल्कुल सही बनाया गया नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में, मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट फिगर। बस करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको टिक करना था, कौन सा करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं यूज़ किया हमने जो पढ़ा टर्म को समझ करके उसी से आंसर आया, बहुत बड़ा फॉर्मूला तो नहीं लगाना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट चेक करो, क्या फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन सही है? नहीं है। मैंने क्या बताया था, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों थोड़ा लैटरली शिफ्ट, इमरजेंट रे थोड़ा लैटरली शिफ्ट हो जाता है इंसिडेंट रे से, और इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे फाइनली पैरेलल होता है, जिसे हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, ये गलत हो गया। देखो जिस लाइन में इंसिडेंट रे उसी लाइन में इमरजेंट रे निकल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड देखो, इमरजेंट रे अगर फाइनली जाएगा तो इस तरह जाएगा, क्या ये दोनों पैरेलल है? ये भी गलत हो गया। इमरजेंट रे ये है देखो, और सॉरी इंसिडेंट रे ये है, इमरजेंट रे ये है, तो ये भी गलत हो गया, पैरेलल तो है नहीं। फाइनली यहाँ पे जब इसे हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये देखो, ये इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल बना रहा है, लैटरली शिफ्ट भी है, तो ये तुम्हारा सही ऑप्शन बी करेक्ट है, और यहाँ ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ा, हमारा कॉन्सेप्ट और जो टर्म्स हमने सीखा था उसी टर्म्स को सीख करके अगर ये क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जिनसे नहीं बना देख लो, आप लोग फिर से पीछे जा करके वीडियो को रिवाइंड कर लो और पीछे फिर से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, टर्म्स एंड ऑल जो भी है प्रॉपरली समझो। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस सॉल्व करो, 3 और 4 पॉज करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या है। ये एक कंडीशन गिवन है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रे डायग्राम बनाया गया है, θ1 θ2 θ3 3 एंगल्स है। आपसे पूछ रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। और यहाँ पे देखो ये एक बॉक्स है, मान लो एक डब्बा है, डब्बा के अंदर कुछ मटेरियल डाला गया, इस डब्बा के अंदर कुछ लेंस ग्लास स्लैब कुछ है इसके अंदर, नहीं पता क्या है। तो रेज डायग्राम और रेज को देख करके, इन दोनों रेज को देख करके आपको क्या लगता है इस डब्बे के अंदर क्या होगा? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा, या एक कॉनकेव लेंस होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, या एक प्रिज्म होगा? सोचकर बताना है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ाया तो मैं समझा दूं क्या होता है। कॉनकेव लेंस इस तरह का लेंस होता है, इस तरह का लेंस होता है। जब कोई इंसिडेंट यहाँ पे आता है तो ये लेंस इसको डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, ये डाइवर्ज कर देता है, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जब भी कोई इंसिडेंट रे आएगा तो इस लेंस को, इस रेस को कन्वर्ज कर देता है इस तरह से। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बहुत ही जल्द आने वाला है टॉपिक के बाद, इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, उसके बाद शायद कॉनकेव और कॉन्वेक्स शुरू करेंगे। तो ये होता है कॉनकेव लेंस, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। प्रिज्म कुछ नहीं है, प्रिज्म बस लाइट को डिवाइड कर देता है, मतलब अलग अलग वाइट कलर ऑफ लाइट्स को ये 7 डिफरेंट कलर्स में अलग अलग कर देता है, मतलब डिवाइड कर देता है। तो ये सब है। तो आपको बताना है इस डब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है। 3 और 4 जल्दी बना लो, पॉज करो, ट्राई करो, जब तक नहीं बनता है तब तक वीडियो को रिज्यूम नहीं करना है। चलो तो देखो क्या है, मैंने आपको बताया था इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे के बारे में के साथ रिलेशन कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछ दिया है। यहाँ पे एंगल, इस एंगल को ले लिया, इस एंगल को ले लिया और इस एंगल को ले लिया। ना तो यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल है, ना ही ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ना ही ये इमरजेंट एंगल है। होता है क्या है इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और इमरजेंट? ये होता है इंसिडेंट, ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्टेड, और ये होता है इमरजेंट।
और ये जितना होता है उतना ही ये होता है r। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन तो है ना, इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप लगा सकते हो कि नहीं, लगा सकते हो। मैंने क्या बताया था आपको याद करो, मैंने बताया था जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है, हाँ कि ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो θ1 तो छोटा हो जाएगा ना, ये θ1 छोटा हो जाएगा, मतलब इस केस में θ1 छोटा होगा और θ2 बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो ये बेंड कर जाएगा, ये जो रे इधर से आ रहा है ये बेंड कर जाएगा, ये इधर से रे आ रहा है इधर बेंड कर जाएगा। जब बेंड करेगा तो एंगल जाहिर सी बात है बड़ा हो जाएगा। तो θ2 इस केस में बड़ा है कि नहीं, बताओ। अगर तुम इस तरह से भी सोचोगे कि एंगल 1 से बड़ा है एंगल 1 बड़ा है एंगल r से, एंगल r छोटा है और एंगल 1 बड़ा है, एंगल I जब बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल छोटा होगा, और जब एंगल r छोटा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल बड़ा होगा। इस तरह से भी सोच सकते हैं कि नहीं। और इस तरह से अगर नहीं सोच सकते हो तो ज्योमेट्री यूज़ करो। ज्योमेट्री में आपको मैंने बताया है, बेसिक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ज्योमेट्री किस तरह यूज़ करेंगे ज़रा देख लो, अगर आ पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी को यूज़ करके करेंगे। ये है नॉर्मल, ये है एक रे, इस रे को मान लेते हैं आगे तक प्रोड्यूस किया गया, और ये एंगल दिया गया है θ1। तो देखो अगर ये एंगल θ1 है तो ये θ1 इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। बट रे क्या हो रहा है, रे यहाँ से बेंड कर गया, और ये एंगल गिवन है हमें, ये पूरा एंगल गिवन है, ये गिवन है θ2, यही गिवन है ना। रे बेंड करने के बाद अगर ये बेंड नहीं होता तो सीधा आ जाता, इस तरह से सीधा जाता, ठीक है, लेकिन ये बेंड कर गया। θ1 ये है θ1 जो इसके बराबर था, एक सेकंड कलर चेंज करने दो, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये θ1 इसके बराबर था कि नहीं, लेकिन ये बेंड कर गया तो ये एंगल और बड़ा हो गया, मतलब θ2 बड़ा हो गया θ1 से। देखो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो यहाँ से ऑप्शन देखो कहाँ पे है, θ2 ग्रेटर देन θ1 कहाँ है, θ2 ग्रेटर देन θ1 यहाँ तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। θ2 ग्रेटर देन θ1 ये कहाँ है, एक ये ऑप्शन हमें दिख रहा है θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ये दिख रहा है, साथ में θ3 है, θ3 के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता तो उसको लास्ट में चेक कर लेंगे। एक यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है, इन दोनों को तुम ऐसे ही हटा सकते हो, गलत ऑप्शन सही है, क्योंकि θ2 इज ग्रेटर देन θ1 यहाँ पे कहीं ऐसा है नहीं। अब हमें θ3 के बारे में सोचना है। देखो ये θ3 के बारे में सोचना है। जब सोचो तुम यहाँ पे जब E और I बराबर है, ये I बराबर है और ये I और E बराबर है, तो बचा हुआ एंगल θ1 θ3 के बराबर नहीं होगा। मान लो ये पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये टाइम थोड़ा लग रहा है बट आप जब खुद से करोगे तो तुरंत हो जाएगा। ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, ये ब्लू कलर का जो भी मैंने बनाया है ये 90 डिग्री है पूरा, जिसमें से एंगल 1 बनाता है मान लो 60 डिग्री, ठीक है। एंगल I 60 डिग्री बनाता है, तो θ1 कितना बनाएगा, जब ये 90 में, ये पूरा 90 में 60 एंगल I बना रहा है, तो θ1 कितना बना रहा है, 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री बना रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, नॉर्मल हमें पता है, नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, तो ये पूरा का पूरा एंगल है 90 डिग्री, है कि नहीं, ये पूरा का पूरा एंगल है 90 डिग्री, है ना। अब ये 90 में एंगल E कितना है, एंगल E उतना ही होगा जितना एंगल I होगा, हमें पता है रिलेशन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, तो एंगल I 60 तो एंगल E भी 60 डिग्री होगा। एंगल E 60 और ये पूरा 90 माइनस 60 जितना बचेगा वही तो θ3 होगा, और θ3 कितना है 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखो θ1 भी 30 आ रहा है और θ3 भी 30 आ रहा है, मतलब θ1 और θ3 बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है और ऑप्शन नंबर ए ये भी हो गया गलत, ये ऑप्शन सही। तो इस तरह से आपको सोचना होगा, चाहे ये एंगल दे चाहे ये एंगल दे, दोनों केसेस में वही होगा। यहाँ एंगल I और एंगल E बराबर, तो अगर जो बचा एंगल है उसको ले लें तो वो एंगल भी इस बचे वाले एंगल के बराबर। तो ये एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर में है, NCERT एग्जाम्पलर में, और साथ ही साथ TMH में भी है। तो इस क्वेश्चन को बताओ क्या लगता है। देखो जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना, जो रे डायग्राम अगर आपको सही बनाना आ गया और सही समझ गया अगर रे डायग्राम, तो ये तुम ऐसे ही देखकर खटाक से आंसर टिक करके आगे बढ़ोगे। कैसे, देखो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। मैंने क्या बताया था, जब बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया अगर एक दूसरे के पैरेलल हो, ध्यान से देखो क्या ये पैरेलल है, ये बॉक्स है, अंदर कुछ और मीडिया होगा, बाहर एक अलग मीडिया है, तो ये एक बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया, ये एक बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, ये एक बाउंड्री हो गया और ये एक बाउंड्री हो गया। दोनों देखो, दोनों बाउंड्री शायद दोनों पैरेलल है कि नहीं, दोनों बाउंड्री पैरेलल है। जब बाउंड्री पैरेलल है तो जो फाइनली जो रे इमर्ज करेगा वो रे तो इंसिडेंट रे के पैरेलल आएगा। देखो ये रे इधर था,
ये सीधा जाएगा और ये इमर्जेंट रे है, पैरेलल है, ये रे इधर आएगा, ये भी पैरेलल है सेकंड रे से, फर्स्ट रे अपने फर्स्ट रे से पैरेलल, सेकंड रे अपने सेकंड रे से पैरेलल, ठीक है। यहाँ भी देख लो, फर्स्ट रे अपने फर्स्ट रे से पैरेलल और सेकंड रे अपने सेकंड रे से पैरेलल। तो जाहिर सी बात है 110% श्योरिटी यही है कि अंदर में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा, क्योंकि अगर कनकेव लेंस होता तो रेज तो डाइवर्ज कर जाता ना, यहाँ से जाता रेज इधर डाइवर्ज कर जाता, कहीं ऊपर होता, दोनों पैरेलल तो कभी नहीं होता। और अगर कॉन्वेक्स भी होता है तब भी पैरेलल तो नहीं होता, इमर्जेंट रे जो भी निकलता वो नीचे की तरफ कन्वर्ज कर जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो डाइवर्ज हो रहा है ना कन्वर्ज हो रहा है, हो क्या रहा है, पैरेलल इमर्ज कर रहा है, इससे पैरेलल ये इमर्ज कर रहा है, इसके पैरेलल है ये। तो अंदर क्या हो सकता है, अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही हो सकता है, प्रिज्म भी नहीं हो सकता। प्रिज्म क्या करता है, स्प्लिट कर देगा सारे लाइट्स को, सारे रेज को, एक वाइट लाइट अंदर जाएगा स्प्लिट करके बहुत सारा रेज निकाल देगा। तो 2 जा रहा था 2 निकल रहा था, प्रिज्म तो हो नहीं सकता, प्रिज्म इसको स्प्लिट कर देता सबको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था उसी पे है, बट वो कराने का ज़रूरत है नहीं। तो ये सब हो गया 4 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अगर पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। आगे इसी तरह बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू।